इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 का दूसरा पार्ट 2 कृषि विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियों के बारे में जानेंगे। यह एग्रीकल्चर फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो महत्व है, इसके मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला है आजीविका का प्रमुख स्रोत। भारतीय कृषि वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 भाग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आजीविका प्रदान करती है। यह क्षेत्र देश के कुल कार्यबल के 50% भाग को रोजगार उपलब्ध कराता है। यह देश का सबसे बड़ा अकेला निजी क्षेत्र का व्यवसाय है। दूसरा है राष्ट्रीय आय में योगदान। भारतीय कृषि की देश के आर्थिक विकास में आज भी निर्णायक भूमिका है। यद्यपि देश की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी है, किंतु देश के सकल घरेलू उत्पाद में आज भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा महत्व है आर्थिक विकास का आधार। भारत की कृषि देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। चौथा, औद्योगिकरण का आधार। कृषि का औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अनेक उद्योगों को कच्चा माल जैसे गन्ना, तिलहन, रबड़, अनाज, कपास, जूट, ये सब कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। विदेशी व्यापार में बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है, जिससे हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसी तरह से व्यापार एवं सेवाओं में महत्व है। व्यापार और सेवाओं में महत्व। देश में व्यापार और सेवाओं का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र द्वारा पोषित होता है, जैसे यातायात, बैंकिंग, भंडारण जो हैं, ये सब कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसी तरह से खाद्य सामग्री की पूर्ति। कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। नियोजित काल में कृषि क्षेत्र के विकास के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्नों की आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो चुका है। अब देखिए भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला है भारतीय कृषि श्रम प्रधान कृषि है। हमारे देश की कृषि प्रधान या कृषि पूंजी प्रधान होने की अपेक्षा श्रम प्रधान है, क्योंकि भारतीय कृषि में कृषि के आधुनिक तरीके और कृषि औजारों का कम उपयोग होता है। आज भी यहाँ पे बड़ा हिस्सा पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ है। दूसरा, आजीविका का प्रमुख साधन है, क्योंकि हमारे देश में वर्तमान में कार्यशील जनसंख्या का लगभग 55% भाग कृषि से ही आजीविका प्राप्त करता है। तीसरा, निम्न विकास दर। देश में कृषि विकास की दर संतोषजनक नहीं है। कृषि विकास की नीची दर देश की अर्थव्यवस्था की समग्र विकास की दर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जोतों का आकार छोटा। मतलब भारतीय कृषि की एक विशेषता ये है कि यहाँ जोतों का आकार छोटा है। खेत बहुत बहुत छोटे हैं। यहाँ की 74% जोतें 2 हेक्टेयर या इससे भी छोटी हैं। सिंचाई की सुविधाएं सीमित हैं। भारतीय कृषि को आज भी मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश खेती बरसात पर निर्भर रहती है। भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर और प्रति व्यक्ति उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। मौसमी बेरोजगारी है। यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी या छुपी बेरोजगारी इसको कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छिपी और मौसमी बेरोजगारी या बेकारी की समस्या विद्यमान है। वर्ष के कुछ महीनों में ही लोगों को काम मिलता है, शेष महीने में वो बेकारी की समस्या से जूझते रहते हैं। खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता है। यहाँ पे खाद्यान्न फसल तो बहुत मात्रा में होती है। भारतीय कृषि भूमि का लगभग 80% भाग खाद्यान्न फसलों में और शेष 20% भाग व्यापारिक फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। कम विपणन आधिक्य। इसका मतलब है यहाँ पर भारत में कृषि जोत बहुत छोटी है। किसान उतना ही उत्पादन कर पाते हैं जितना कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफ़ी होता है। भारत में कृषि विकास की 2 महत्वपूर्ण अवस्थाएं। पहला परंपरागत कृषि, दूसरा हरित क्रांति का प्रादुर्भाव। तो इस तरह से कृषि विकास की ये 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं। हरित क्रांति।
हरित क्रांति का अर्थ कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। 1966-67 के बाद की अवधि में खाद्यान्न की समस्या के निदान के लिए हरित क्रांति की नई रणनीति को कृषि विकास के केंद्र बिंदु के रूप में स्वीकार किया गया। कृषि की नई रणनीति में कृषि विकास के लिए तकनीकी सुधार की भूमिका को स्वीकार किया गया। हरित क्रांति के प्रवर्तक हैं नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं ये खाद्यान्न बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण इन लोगों ने योगदान दिया। कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना अथवा हरित क्रांति में सम्मिलित प्रमुख तत्व हैं। पहला, अच्छे बीजों का प्रयोग। दूसरा, रासायनिक खादों का अधिक उपयोग। तीसरा, बहुफसली कार्यक्रम को प्रोत्साहन। चौथा, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा। पांचवा, सिंचाई सुविधाओं का विकास या विस्तार। छठा, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। सातवां, कृषि शोध को बढ़ावा। आठवां, कृषि विपणन सुविधाओं का विस्तार। नौवां, कृषि सेवा केंद्रों का विस्तार। 10वां, भूमि परीक्षण एवं भूमि संरक्षण। अगला जो मुख्य तत्व है हरित क्रांति का, प्रशिक्षण कार्यशाला द्वारा किसानों को अभिप्रेरणा। और 12वां जो मुख्य तत्व है यह है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। इन सब मुख्य तत्वों को अपनाकर खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया। हरित क्रांति की सफलताएं। सबसे पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के आरंभिक दौर में 5 फसल गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का के प्रयोग से इनका उत्पादन तेजी से बढ़ा। नई कृषि नीति के परिणाम स्वरूप विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई। इसलिए प्रायः कहा जाता है हरित क्रांति वास्तव में गेहूं की क्रांति है। हरित क्रांति में बहुफसली कार्यक्रम अपनाने से जहां एक ओर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर परिवहन, बिक्री, विपणन आदि की सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हुई। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। हरित क्रांति की रणनीति में उद्योगों द्वारा निर्मित कृषि आदानों का भारी मात्रा में उत्पादन किया गया। विभिन्न प्रकार की मशीन, उपकरण, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ आदि की पूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग प्रस्तुत की। कृषि क्षेत्र में बढ़ते यंत्रीकरण एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धति ने औद्योगिक विकास के रास्ते खोल दिए। आर्थिक विकास का आधार। कृषि क्षेत्र अन्य उद्योगों का आधार है, अतः हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि से देश के आर्थिक विकास, स्थिरता, आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिली। किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ, क्योंकि जब खाद्यान्न का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो किसानों की आय बढ़ते गई, इसलिए उनकी आर्थिक दशा में सुधार होता गया। छठा है, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन में सहायक। हरित क्रांति के कारण कृषिजन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होने से इनके आयात पर होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिली। साथ ही अनेक कृषिगत उत्पादों का निर्यात भी कर पाना संभव हो सका। हरित क्रांति की सफलता के साथ साथ कुछ असफलताएं भी इसमें हुई हैं। तो ये क्या है? सबसे पहला देखिए, उत्पादन में सीमित वृद्धि। उत्पादन में सीमित वृद्धि का मतलब है यहाँ पे जो उत्पादन हुआ है ये केवल कुछ ही क्षेत्रों में हुआ है। हरित क्रांति से गेहूं, ज्वार, मक्का आदि के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन कुल कृषि उत्पादन में इसका मात्र 19% है। इसलिए समग्र रूप से हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। कृषि आदानों का आयात। हरित क्रांति के कारण कृषि आदानों की मांग में भारी वृद्धि हुई है, किंतु इनका उत्पादन कम होने से इनका विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। तीसरा, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। इसका कारण क्या है? हरित क्रांति का आधार कृषि यंत्रीकरण है। कृषि
यंत्रीकरण या कृषि से संबंधित उपकरणों के कारण कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की मांग घटने लगी है। श्रमिकों की मांग घटने के कारण इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बेरोजगारी बढ़ी है। चौथा, प्रतिकूल आर्थिक व सामाजिक प्रभाव। हरित क्रांति के कारण जो लाभ है वो किसको मिला? भूस्वामियों को मिला है। इससे कृषि क्षेत्र में आर्थिक असमानताएं बढ़ी। भूस्वामी को आर्थिक रूप से बहुत फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो श्रमिक हैं जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं खेतों में, उनको उतना फ़ायदा इससे नहीं मिल रहा था। सीमित विस्तार। हरित क्रांति का विस्तार बहुत सीमित रहा है। इसकी सीमितता जो है क्या क्या है? जैसे हरित क्रांति का लाभ मेन गेहूं और चावल तक ही सीमित रहा। हरित क्रांति केवल सिंचित भूमि तक ही सीमित रही। हरित क्रांति का लाभ देश के सभी राज्यों तक विस्तृत नहीं हुआ। केवल कुछ ही राज्यों को हरित क्रांति का ज़्यादा फायदा हुआ। तो इस तरह से हरित क्रांति की यह असफलताएं हैं। हरित क्रांति को कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए कुछ सुझाव हैं। पहला, व्यापक क्षेत्र। हरित क्रांति को केवल गेहूं तथा चावल तक ही सीमित नहीं रहने देना चाहिए। इस कार्यक्रम का अन्य खाद्यान्नों और व्यापारिक फसलों की खेती में शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। गेहूं तथा चावल के अतिरिक्त पटसन, गन्ना, कपास, दालों, तिलहन जैसी महत्वपूर्ण फसलों के संबंध में भी हरित क्रांति किए जाने के प्रयत्न होने चाहिए। देश के सभी भागों को हरित क्रांति के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। दूसरा, छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति, मतलब छोटे किसानों को भी हरित क्रांति के अंतर्गत लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए भूमि सुधारों को शीघ्रतापूर्वक लागू किए जाने और अतिरिक्त भूमि को छोटे किसानों में बांटा जाए। छोटे किसानों को बड़े कृषि यंत्र किराए पर मिलने चाहिए। छोटे किसानों को उन्नत बीज खाद सस्ते में उपलब्ध होने चाहिए। छोटे आकार के खेतों के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उचित ऋण व्यवस्था, मतलब छोटे किसानों को कृषि यंत्रीकरण या उर्वरक, खेती से संबंधित कोई भी कार्य के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से मिट्टी का पर्यवेक्षण। भारत की मिट्टी में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों को मिट्टी का पर्यवेक्षण करना चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के लिए किसान को प्रेरित किया जाना चाहिए। उनके लिए उनका समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए। इसी तरह से ग्रामीण रोजगार अवसरों में वृद्धि। हरित क्रांति से कुछ श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की संभावना रहती है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर औद्योगिकरण करके अतिरिक्त रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे हर व्यक्ति को साल भर कुछ ना कुछ काम मिलता रहे और वो अपनी आर्थिक समस्या को हल करता रहे। भारतीय कृषि की समस्याएं हैं, इसमें 5 भाग में बांटा है। इसमें पहला, प्राकृतिक समस्याएं। दूसरा, संस्थागत समस्याएं। तीसरा, आर्थिक समस्याएं। चौथा, तकनीकी समस्याएं। और 5वां, अन्य समस्याएं। इस तरह से भारतीय कृषि की समस्याओं को 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला है, ये है प्राकृतिक समस्याएं। भारत में कृषि विकास में अनेक प्राकृतिक समस्याएं व बाधाएं हैं जो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन और उसकी कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायी होती हैं। कुछ प्राकृतिक समस्याएं ये जो कुछ प्रॉब्लम है, नेचुरल प्रॉब्लम, ये क्या है? सबसे पहला, भूमि क्षरण। निरंतर प्रयोग में आने के कारण भारतीय कृषि भूमि का ह्रास हो गया है। निरंतर क्षरण से उर्वरा शक्ति का कम होते जा रही है और भारतीय भूमि की उत्पादकता बहुत कम हो गई है। दूसरा, प्राकृतिक प्रकोप। अनेक प्राकृतिक बाधाएं जैसे अकाल, बाढ़, आंधी, तूफान, इसी तरह से ये कीड़े मकोड़ों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इन सभी बाधाओं का कृषि की उत्पादकता और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो मुख्य कारण है, ये प्राकृतिक समस्या है, वो है वर्षा की अनिश्चितता। सबने सुना है कि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, उस पर निर्भर है, मानसून पर। इसका कारण क्योंकि कृषि की वर्षा की अनिश्चितता है।
भारतीय कृषि की समस्याओं में दूसरा कारण तकनीकी समस्याएं हैं। इसमें 4 मुख्य हैं: उत्पादन की पुरानी तकनीक, दूसरा परंपरागत फसल चक्र, तीसरा उत्तम बीज का अभाव और चौथा अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। सबसे पहला इसमें उत्पादन की पुरानी तकनीक। छोटे किसान हरित क्रांति का सूत्रपात होने के बावजूद आज भी पुराने तरीके से खेती करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। परंपरागत फसल चक्र, इसका मतलब है भारत में आज भी परंपरागत फसल चक्र अपनाया जाता है, जबकि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त फसल चक्र का अपनाया जाना आवश्यक है। उत्तम बीज का अभी भी अभाव है। यहाँ पे भारतीय किसान को फसलों की बुआई के समय अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उत्तम बीज का प्रयोग नहीं किए जाने के कारण वो उत्पादकता का स्तर कम रहता है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, भारत की कृषि अभी भी वर्षा पर निर्भर है। तीसरा जो भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं हैं, ये संस्थागत समस्याएं हैं। इसमें 2 मुख्य कारण हैं। पहला दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली और दूसरा भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन। तो पहला है दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली। इसका मतलब है भारत में दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली होने के कारण सरकार, भूमि स्वामी, जमींदार आदि ने कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए रुचि नहीं ली। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार कार्यक्रमों का देश में क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए भारतीय कृषि की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। दूसरा है भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन। उत्तराधिकार नियमों के कारण भूमि का बंटवारा होता रहता है और एक किसान के पास जो जमीन आती है वो बहुत छोटी होती है, उसकी जोत बहुत छोटी होती है। चौथा है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्या क्या है कृषि से संबंधित? सबसे पहला है साख सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं का आज भी अभाव बना हुआ है, अतः छोटे कृषकों को अपनी वित्त पूर्ति के लिए अभी भी महाजन और साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है दोषपूर्ण कृषि बाजार व्यवस्था। भारत में कृषि वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए सुसंगठित और सुव्यवस्थित बाजार धीरे धीरे विकास तो हो रहा है, लेकिन अभी भी इसका अभाव है, इसलिए किसान अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तीसरा है बढ़ती हुई कृषि उत्पादन लागत। नियोजन काल में भारत में सिंचाई के लिए पानी दर और रासायनिक खाद के मूल्य बढ़ गए, भूमि कर में काफ़ी वृद्धि हो गई, जिसके कारण किसानों की जो खेती से संबंधित लागत है ये बहुत बढ़ गई। इसी तरह से चौथा है भारतीय किसान जो है ऋणग्रस्त हैं। ऋणग्रस्तता के बोझ तले होने के कारण उनका कार्यक्षमता कम होते जा रही है। कृषि से संबंधित अन्य समस्याओं में है पहला कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, दूसरा है कृषि अनुसंधान की जानकारी न होना, तीसरा धार्मिक व सामाजिक कारण। तो सबसे पहले देखिए कृषि अनुसंधान की जानकारी न होना। इसका मतलब क्या हुआ? कृषि की अवनति का एक मुख्य कारण किसानों की अशिक्षा है। उनको समय समय पर प्रशिक्षित नहीं किया जाता। अगर सबको प्रशिक्षित किया जाएगा तो उत्पादन में अपने आप ही सुधार होगा। कृषि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है। भारत की जनसंख्या का लगभग 55% कार्यशील जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होती है। तो कृषि पर आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, तो उत्पादकता कम होने का एक मुख्य कारण ये भी है। इसी तरह से धार्मिक और सामाजिक कारण है। भारतीय कृषक भाग्यवादी और अंधविश्वासी है। वह कृषि के विकास पर व्यय करने की अपेक्षा अन्य सामाजिक रीति रिवाजों पर खर्च करता है, जिससे उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। कृषि में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए गए। सबसे पहला इसमें है संस्थागत सुधार। पहला इसमें है भूमि सुधार। दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश में भूमि सुधार के कदम उठाए गए। एक तरफ सामाजिक न्याय के लक्ष्य हेतु जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना और दूसरी ओर छोटी और बिखरी जोतों का पुनर्गठन करना भूमि सुधार का उद्देश्य है। दूसरा जोतों की चकबंदी। किसान की बिखरी हुई छोटी छोटी जोतों को मिलाकर एक बड़े भूखंड में बदलने की प्रक्रिया को चकबंदी कहा जाता है। भारत में इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी दोनों ही रूपों में देश में चकबंदी का कार्य किया गया है। इससे क्या होगा? उत्पादकता बढ़ेगी। इसी तरह से मध्यस्थों की समाप्ति की गई है। भूमि सुधार प्रयत्नों में सबसे पहला प्रयत्न
मध्यस्थों जमींदारों की समाप्ति के लिए किया गया। स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक राज्य में जमींदारी उन्मूलन के लिए राज्य स्तर पर कानून बनाए गए। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काश्तकारी प्रथा में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए, जैसे लगान का नियमन, पट्टे की सुरक्षा। इसी तरह से काश्तकारों को भूस्वामी बनने का अधिकार दिया गया। पांचवा है जोतों की अधिकतम सीमाओं का निर्धारण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिशेष भूमि को भूमिहीनों में बांटकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। इसी तरह से साख संबंधी सुविधाओं में सुधार किए गए। सरकार ने कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्तीय सुविधाओं के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए गए ताकि किसानों को कम ब्याज पर उचित समय में पर्याप्त मात्रा में ऋण मिल सके, जिससे वो अपने उत्पादन कार्य करने में सहयोग कर सके। इसी तरह से सातवां जो मुख्य संस्थागत सुधार है वो है विपणन में सुधार या मार्केटिंग में सुधार, जिससे किसानों को सही मूल्य मिलता रहे उनकी फसल का। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो सुधार किए गए उसमें दूसरा है तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार में सबसे पहला है उर्वरक का अधिक प्रयोग, सिंचाई का विस्तार, अधिक उत्पादन देने वाले बीज, भूमि परीक्षण लागू, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा। देखिए पहला इसमें है उर्वरक का अधिक प्रयोग। कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु भूमि परीक्षण एवं उसी हिसाब से रासायनिक खादों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। दूसरा है सिंचाई का विस्तार। नियोजन काल के दौरान भारत में छोटी, मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाएं शुरू की गई। देश में बहुउद्देशीय योजनाओं ट्यूबवेलों के निर्माण से देश के सिंचित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिक उत्पादन देने वाले बीज। हरित क्रांति का सूत्रपात करके देश में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग आरंभ हुआ। उन्हें तैयार करने और वितरित करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय बीज निगम बीजों को तैयार करके किसानों तक वितरित करने की पूरी प्रक्रिया करता है, जिससे समय पर किसानों को बीज उपलब्ध हो जाएं। भूमि परीक्षण लागू किया गया। भूमि परीक्षण लागू करने से उसी हिसाब से उर्वरक मिलेगा, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित नई योजनाएं लाई गई, जैसे पहला है हाईटेक सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत कृषक सिंचाई व्यवस्था को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित कर सकेंगे। कंप्यूटर पर निर्देश मात्र देने से नहरों के द्वार खुल जाएंगे। फ़ोन या इंटरनेट के जरिए कृषक पानी मांग सकता है। दूसरा है कृषि आय बीमा योजना। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा तैयार इस योजना के तहत किसानों के लिए न्यूनतम गारंटी शुदा आय सुनिश्चित की जाती है। यदि वास्तविक आय गारंटी से कम होती है तो किसान भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड से क्षतिपूर्ति पाने का पात्र होता है। तीसरा है खाद्यान्न बैंक योजना। वर्ष 2002 में आरंभ की गई केंद्र सरकार की ये योजना द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की गई थी। इस योजना में देश भर में 1,14,000 गाँवों में खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चौथा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। वर्ष 1999-2000 के रबी के मौसम से प्रारंभ इस योजना ने व्यापक फसल बीमा योजना का स्थान लिया है। पांचवा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है, इससे किसानों को संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से आसानी से कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध हो जाता है और इसका आरंभ किया गया 1998 से इस योजना को कार्यान्वित किया गया। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर और सुगम भरपाई के लिए ये योजना 2016 से लागू की गई। सातवां है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो इस तरह से ये जो है कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाएं हैं। भारतीय कृषि की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। पहला, चकबंदी द्वारा जोतों के एकीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना। दूसरा, किसानों को नए शोधों से परिचित कराना।
तीसरा, कृषि अनुसंधान का विस्तार किया जाना। चौथा, भूमि की आवश्यकता के अनुरूप रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देना। पांचवा, कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जाना। छठा, सिंचाई सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाना। सातवां, संस्थागत वित्त की उपलब्धता समय से करना। तो ये जो समाधान के लिए सुझाव दिए गए हैं, इससे क्या होगा, भारतीय कृषि की समस्याओं का निराकरण होगा अगर इन सुझावों को अपनाया जाए। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, और किसानों को जब आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा तो उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, और कार्यक्षमता बढ़ने का असर सीधा कृषि उत्पादकता पर होगा। नई राष्ट्रीय कृषि नीति। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। यह नई नीति विश्व व्यापार संगठन या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रावधानों के अधीन कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए घोषित की गई है। यह नई कृषि नीति मुख्य रूप से घरेलू मांग को पूरा करके कृषि निर्यातों को बढ़ाने पर बल देती है। नई कृषि नीति के जो विशिष्ट पहलू हैं, इसमें है किसानों को फसल बीमा सुरक्षा देना। दूसरा, जैव तकनीक को बढ़ावा देना। तीसरा है बीजों की नई किस्में विकसित करके शोध को बढ़ावा देना। गरीब किसानों को भूमि देने के लिए भूमि सुधार अपनाना। देश के सभी राज्यों में जोतों की चकबंदी करना। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना। सातवां है आगामी 2 दशकों में प्रतिवर्ष 4% कृषि विकास दर प्राप्त करना। ये नई राष्ट्रीय कृषि नीति के पहलू हैं। इन सब पहलुओं पर ध्यान देने से या इनको अपनाने से कृषि की उत्पादकता बहुत बढ़ेगी, और कृषि में अगर हम आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ता जाएगा और किसान लोग कृषि करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उत्पादकता का उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति सीधे कृषि उत्पादकता को बढ़ने के लिए बढ़ाएगी। जैसे देश के सभी राज्यों में अगर खेतों की छोटे जो जोत हैं उनकी चकबंदी कर देंगे, बड़े खेत हो जाएंगे, तो उसमें आधुनिक तरीके से खेती की जा सकती है। आधुनिक तरीके से खेती होगी तो उससे उत्पादकता बढ़ेगी। नई राष्ट्रीय कृषि को इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। इसमें निम्नलिखित क्रांतियाँ सम्मिलित हैं। जो मुख्य क्रांति है, जो सबने सुना है, हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दूसरा, श्वेत क्रांति या सफ़ेद क्रांति इसको कहते हैं, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दूध को कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, ये सफ़ेद क्रांति के अंतर्गत आता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। चौथा है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन या मीट उत्पादन से जुड़ी हुई है। छठा है सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुनहरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, ज़्यादा ग्रे क्रांति में उर्वरक उत्पादन की ओर ध्यान दिया जाता है। उर्वरक ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, ज़मीन का परीक्षण करके उसी हिसाब से उर्वरक डालेंगे जिससे पैदावार बढ़ेगी। आठवां काली भूरी क्रांति, इसका मतलब है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। नौवां है सिल्वर क्रांति या अंडे उत्पादन। 10वां है गोल क्रांति या आलू उत्पादन। तो नई राष्ट्रीय कृषि को इसीलिए इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं, क्योंकि इसमें एक क्रांति नहीं, बहुत सी क्रांतियाँ सम्मिलित हैं। ये सब क्रांतियाँ होने से क्या होगा, उत्पादन हर क्षेत्र में बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो क्या होगा, व्यय बढ़ेंगे तो उत्पादन के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे, और इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा और देश हमारा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय